Good evening and hello to all. I'm Alia. You're watching Breaking Barriers with Alia Shah. Welcome to my show. आज के रोज इस वक्त very well-known personality of United States of America, renowned politician, businessman, supporter of Trump, and supporter of Republican Party, Mr. Sajid Tarar is joining us today in our show. Thank you so much, Sajid Tarar साहब, for joining me. My pleasure. Thank you so much. साजिद तारड़ साहब और नाजरीन सबको मैं बता देती हूँ कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक इसलिए है कि जो इसमें नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पे बात करना बहुत जरूरी है। जो यूएस विड्रॉल की जब हम बात करते हैं, साजिद तारड़ साहब के फर्स्ट में से जो है वो तमाम ट्रूप्स वापस जा रहे हैं, इसका आगाज हो चुका है। लेकिन अब दो चीजें बहुत अहम। पहली ये कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने जो स्पीच की है, अपनी फर्स्ट स्पीच कांग्रेस में, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे कहे हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। जिस तरह उन्होंने जब विड्रॉल की बात की तो उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वो मेंटेन करेंगे जो प्रेजेंस है अपनी वो तमाम नेबर कंट्रीज अफगानिस्तान के जो कि इंडिया और पाकिस्तान बनते हैं, तो वहां पर प्रेजेंस रहेगी। इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेंजी जो हैं उन्होंने कहा है कि दहशतगर्द कार्रवाइयों से बचने के लिए जो है वो अफगानिस्तान के नेबर कंट्रीज में फौजी अड्डे बनाने और तैयारे तैनात करने का भी इरादा है। एक तो ये बात। फिर इसके अलावा सर एक और बात यह है कि जो बाइडेन ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने चाइना को बड़ा एक जिसे कहते हैं हार्ड टारगेट बनाया है, बल्कि उनकी पूरी स्पीच में कई मर्तबा कई पॉइंट्स पर जो है उन्होंने चाइना के अगेंस्ट किया है। तो चलिए पहले आगाज करती हैं। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि यूएस विड्रॉल की तो हो गया फैसला, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो अब बात हो रही है कि प्रेजेंस रहेगी, तो क्या इस तरीके से अमेरिका को पाकिस्तान और इंडिया में एक अपनी प्रेजेंस रखने का एक चांस मिल जाएगा, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पिछले 20 साल से जो तकरीबन लगभग 20 साल से नए ग्रुपिंग हो रही है पूरी दुनिया में। जमहूरियत को सेटबैक्स हैं, कई अमेरिका को इंटरनल इश्यूज हैं, और दुनिया अमेरिका ने एक 20 साल में अपनी हिस्ट्री की महंगी तरीन एक प्रेजेंस अपनी वहां पे रखी है। उसको वार के अंदर वो रहे इन्वॉल्व, तो उस पे और इस पीरियड में पिछले 20 साल में कई प्रेसिडेंट आए और अपनी वो डिफरेंट थ्योरियां और अपने डिफरेंट आइडियोलॉजी लेकर आए। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस रीजन में, इंडिया अमेरिका एक हो चुके हैं, पाकिस्तान रशिया और चाइना की साइड पे जा चुका है। और दूसरा जो जहां तक मैं समझता हूं कि जिस तरीके से सेंटकॉम के जनरल मैकेंजी ने भी खुल खुला के ये कहा है कि हमारे विड्रॉल के बाद वहां पे हालात ठीक नहीं होंगे, उनको खदशात का इजहार है, उनको तशवीश है इस चीज की। और दूसरा, आप अगर अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें या अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस तालिबान का होल्ड देखें, वहां पे शुमाली धार की प्रेजेंस देखें, तो ये नजर आ रहा है। और हिस्टोरिकली भी एक कंट्री जब इतना अरसा वॉर में रहता है तो बड़ा मुश्किल होता है, ट्रांजिशन बड़ी मुश्किल होती है कि दोबारा वो पीस की तरफ जाए या कुछ और, इस ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अब उसमें खदशात बिल्कुल उनके जेन्युइन है, अभी बिल्कुल, बल्कि मैं यहां तक ये कहूंगा वो तो चाहते नहीं है कि अफगानिस्तान में पीस हो, क्योंकि उनको खदशा है कि वहां से लोग निकल के अफगानिस्तान में आएंगे। अब वो चाहते हैं कि उस साइड पे पाकिस्तान पे प्रेशर रहे, पाकिस्तान की ग्रोथ फाइनेंशियल उसको उसमें एंगेज रखे वो। तो इस तरह के डिफरेंट जो है वो थ्योरीज और उसमें सोचा जा रहा है। लेकिन जब अमेरिका के विड्रॉल की मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में नेटो का निकलने के लिए, आजकल के दौर में हिस्टोरिकली प्रूव हो चुका है कि अमेरिका वहां से निकलेगा सिंबॉलिकली। अब उसमें सिंबॉलिकली किस तरह मैं कहूंगा कि आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में एक तो ड्रोन अटैक्स होते हैं, दूसरा मिसाइल सिस्टम होता है, सैटेलाइट से चीजें वॉच की जाती हैं, इंटेलिजेंस आप सैटेलाइट से कर लेते हैं। आइजनहावर इस वक्त उस रीजन में जो शिप कैरियर है वो मौजूद है, जो कैपेसिटी रखता है अटैक करने की वहां से मिसाइल सिस्टम से। और दूसरा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने पिछले प्रेसिडेंट ने बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वाइल्ड प्रेसिडेंट हो गए काफी अरसे में, जो कि किसी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर में इन्वॉल्व नहीं रहे। वो अपने ऑब्जेक्टिव किस तरह हासिल करते थे? इकोनॉमी के जरिए करते थे हासिल। ईरान के ऊपर उन्होंने सख्त सैंक्शंस लगाई, एम्बार्गोज किए, और इस तरीके से क्यूबा के साथ भी उन्होंने यही किया, नॉर्थ कोरिया पे भी। तो वो भी एक वेपन, करेंसी और इकोनॉमी भी एक वेपन बन चुका है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव या इस तरह के हथकंडे चल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वहां से निकलना एक तो दूसरा, जो आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के लिए वहां से विड्रॉल जरूरी क्यों है। एक तो उसमें पॉलिटिकल विल है कि फॉरेन वहां पे कैजुअलिटीज और लोग वापस आते हैं,
यहां तक कि मेरा मकसद है 8 लाख फौजी अमेरिकन अब बारी बारी अफगानिस्तान की सरजमीन पे सर्व कर चुके हैं। तो अब नॉट इज अनफ, फाइनेंशियली भी एक्सट्रीम। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका अपने इंटरनल इश्यूज में इस वक्त बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। जिस तरीके से डोनाल्ड, मैं समझता हूं कि जमहूरियत, कंसीडर माई सेल्फ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब एक जमहूरियत उसी मायूसी का एक रिजल्ट थे, वो आए। उसके बाद उनका पहली टर्म के बाद उनका हारना। इस वक्त जो हमारे जो बाइडन है उन पे मैंने काफी उन पे भी स्टडी की है। उनका आना, एक मेरा मकसद है, एक ऑलमोस्ट वो एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 50 साल का एक्सपीरियंस है, एज उनकी देखें तो ये जमहूरियत ओरिजिनली, आई एम राइटिंग अ बुक इवन देन ऑन इट, कि डेमोक्रेसी इज फेलिंग पीपल, डेमोक्रेसी हैज टू बी रिफॉर्म्ड। अगर ना किया गया, और मेरे ख्याल में अमेरिका में ये प्रोसेस हो रहा है, इसी वजह से अमेरिका इंटरनल डेमोक्रेसी के फ्लेवर के चक्कर में फंसा है, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर हो चुकी है। इसकी पहली निशानी थी, ओबामा साहब आए थे, सोशलिस्ट एजेंडा को प्रमोट करते रहे। चाइना ने मसल फ्लेक्स किए, वो साउथ चाइना सी में चला गया, वहां आइलैंड बना लिए उन्होंने, ताइवान को थ्रेट किया। उसके बाद चाइना जैपनीज आइलैंड को थ्रेट करता रहा। रशिया ने क्रीमिया में जाके अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को टेस्ट किया। उन्होंने, रशिया ने सीरिया में जाके टेस्ट किया, और ओबामा साहब सिर्फ रेड लाइन ड्रा करते रहे, लेकिन वहां पे बचाव नहीं कर सके। वहां पे रशिया ने नेवल बेस बना ली सीरिया में। तो ये फ्लेवर है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के। और आखिरी चीज जो मैं आपके देखने वालों को ये कहूंगा कि मैंने 2 दफा लॉ स्कूल गया, फिर मैं एमबीए किया, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा, बिजनेस में एक बिजनेस प्रोडक्ट्स के बारे में एक फंडामेंटल चीज बताई जाती है, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसमें मेरे ख्याल में अमेरिका की सुप्रीमेसी, जो कि सोल सुपर पावर का एक स्टेटस था, मेरे ख्याल अमेरिका उस फटीग में आता जा रहा है। वो अब मेरे ख्याल में वो टाइटल ज्यादा अरसा मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरनल इश्यूज इस वक्त इतने बन चुके हैं, इकोनॉमी के हालात इस तरह के हैं। कोविड एक ऐसी चीज पूरी दुनिया को आई है जिसकी हद कोई नहीं है। उसका अभी उसका इम्पैक्ट नहीं आया पूरा खुल खुला के। यहाँ पे बबल इकोनॉमी है, गवर्नमेंट पैसे पंप कर रही है इकोनॉमी में, लेकिन जिस दिन वो पैसे रोकेंगे, वो काम दोबारा खोलने की कोशिश की जाएगी, माल दोबारा खोलने की कोशिश की जाएगी, तब पता चलेगा। हालांकि प्रेसिडेंट साहब ने कल अपनी स्पीच में भी कहा है कि 20 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। तो ये मेरा एक छोटा सा तजिया था। और उसमें जिस तरीके से मैंने बताया, चाइना और रशिया उस रीजन में, जिस तरह के आप सी पैक कर लें, आप उसमें क्रीमिया का आप इंसिडेंट देख लें, यूक्रेन के बॉर्डर पे जिस तरह रशिया वहां आके बैठा है जिस हालात से, आप उसमें रशिया की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में देख लें, चाइना का सी पैक देख लें, चाइना के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स विद अफ्रीकन कंट्रीज एंड मिडिल ईस्ट, उसको देख लें, तो वो एक पूरे रीजन में एक नया ब्लॉक जो बन रहा है। और उसमें जो दो चीजें पाकिस्तानी अमेरिकन या पाकिस्तानी होने के हवाले से वो कंसर्न ये है कि इंडिया हैज गॉन टू एन अमेरिकन कैंप और पाकिस्तान हैज गॉन टू द चाइनीज कैंप। इस पे बुकें लिखी जा सकती हैं, लेकिन वहां पे उस रीजन में बड़ी तेजी से चेंजेस आ रही हैं। पाकिस्तान हैज टू प्ले वेरी स्मार्ट, जिस पे मेरे कई तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल। ओके सर, बड़ी आपने बहुत भरपूर एक तज्जिया कर दिया। सब कुछ आपने जो भी इस वक्त जो सिनेरियो हमें नजर आ रहा है हर तरफ से, उस पे आपने बात की। देखिए, इसी में से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो आपने ये जो बात की कि जो बाइडेन ने बार बार चाइना को टारगेट किया, ऐसा नजर आता है कि जैसे अमेरिका चाइना से खौफजदा है। आपको याद होगा, मैंने पहले भी ये बात की थी कि उन्होंने जब कॉल्स की थी, जब आए थे और तमाम सरबराहों को दुनिया में, तो जब उन्होंने शी को कॉल किया था, तो उस वक्त उन्होंने उसके बाद ये स्टेटमेंट हर जगह चल रही थी, उनकी स्टेटमेंट नहीं लेकिन हर जगह पर ये हेडलाइन थी कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि चाइना विल ईट आवर लंच, कि अगर हमने जल्दी ना की तो। उसी वक्त पता चल गया था कि वो इस बारे में कुछ करना चाहते हैं। अब उन्होंने एक और बात एक ऐसी की कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा तालियां जिस बात पर उनकी बजी, वो कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि दिस इज simply no reason the blades for wind turbines can't be built in Pittsburgh instead of Beijing। ये बात उन्होंने कही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त अमेरिका उस दौर में है कि उसको ये लग रहा है कि बीजिंग उससे आगे निकल जाएगा और उसने उसको रोकना है और अपना जो वो सब कुछ जो आपने बताया कि कोविड की वजह से नीचे चला गया, उसको बहाल करना है। कल जो स्पीच थी, अगर मैं उसको मुख्तलिफ हिस्सों में उसको मैं डिवाइड करता हूँ किस तरीके से उन्होंने किया। बिलखसूस जो चाइना की चीजें उन्होंने बात की,
सबसे पहले तो मैं जो बाइडेन साहब का बताना चाहता हूं कि उनके हालात क्या है। 100 दिन की कल स्पीच उन्होंने की है। 100 दिन में उनके पास एक भी अचीवेबल ऐसी चीज नहीं थी जिसको वो मेंशन कर सकते। उन्होंने आते ही सबसे पहले वैक्सीन का क्रेडिट लेने की कोशिश की। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, वैक्सीन वाज डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रोडक्ट, वो इनकी प्रोडक्ट ही नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने एक मैसिव प्रोग्राम शुरू किया और जिस तरीके से उन्होंने रेड टेप को काटा, एफडीए पे प्रेशर डाल के जो वैक्सीन उन्होंने दी थी उस पे ये इनकी कमजरफी है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं देते, वो क्रेडिट इनका नहीं बनता। दूसरा, मैं चैलेंज करता हूं कि 100 दिनों में अभी भी एक भी चीज अचीव नहीं की गई, बल्कि मैं क्राइसिस गिनवा सकता हूं कि अमेरिका किस किस्म के क्राइसिस फेस कर रहा है। अब मैं चाइना के हवाले से बताना चाहूंगा कि ये वही चाइना है जहां अभी तक इनके बच्चा हंटर बाइडेन 1.5 बिलियन डॉलर के शेयर होल्डर है। वहां पे कई कॉर्पोरेशंस में अभी तक इन्वॉल्व है और ये अपनी कैंपेन में और कैंपेन से पहले बाइडेन साहब अपनी स्पीचेस में कहते रहे कि चाइना इज गुड फॉर अस, चाइना इज अ वेरी गुड कंट्री। ये जो कुछ कल कह के गए हैं, जो कुछ उन्होंने जोर दिया है, ये पेंटागन की जबान उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन जो बाइडेन साहब के पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं है कि चाइना को चैलेंज कर सके। उसकी वजह यह है कि ना इंटरनल पॉपुलैरिटी है, यहां पे हर दूसरा शहर जो आग लगी हुई है ब्लैक लाइव मैटर और उसको रेस को और इमिग्रेशन को एज ए पोलिटिसाइज, कोरोना को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। इनके पास कोई पॉलिटिकल ना लीडरशिप है। लीडरशिप, सबसे बड़ी तो बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बाइडेन साहब जमहूरियत के मुनाफी हैं, जो एक बंदा 50 साल से पावर में हो, मैं उसको लीडर नहीं मानता। वो एक प्रोफेशनल सियासतदान होता है। मैं छोटे से एक स्टेप पीछे जाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि जमहूरियत चीज क्या है। जमहूरियत जो है वो एक वॉलंटियर सिविल वर्क है, सोशल वर्क है, कारोबार नहीं है। ये जॉब नहीं है। ये आप वॉलंटियर करके आके तो आप काम करके तो वापस अपने बिजनेस में चले जाते। ये इनको देखे, हंटर बाइडेन को देखे, इनके बड़े भाई, मैं छोटी सी बताता हूँ बात। आपको पाकिस्तान में ज्यादातर चीजों का पता नहीं होता क्योंकि हमारा मीडिया, यहाँ के न्यूज आपका एशियन वर्जन होते हैं, आपका सीएनएन अलग है, आपके बल्कि टाइम मैगजीन आपका अलग होता है। यहां पे आपको ये नहीं पता कि जिस दिन ओथ ले रहे थे बाइडेन साहब, इनके भाई ने, जो कि एक वकील नहीं है खुद, नॉन लॉयर, लेकिन मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि आई वेंट टू लॉ स्कूल ट्वाइस हियर। अमेरिका में एक नॉन लॉयर एक लॉ फर्म को ओन कर सकता, पार्टनर बन सकता, जो कि वो है हंटर बाइडेन के भाई। जिस दिन ओथ हो रहा था उस दिन इनके भाई उस लॉ फर्म की के लिए एड दे रहे थे कि नाउ माय ब्रदर इज अ कमांडर इन चीफ। जिनके हालात ये हो, अब मैं एक और आपको बात बताता हूं, इंटरनल इश्यूज कल इन्होंने नहीं छेड़ी। आज जमहूरियत के हालात ये है कि इस वक्त रिपब्लिकन्स को वो नेशनल थ्रेट कहते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमारे पीछे इस तरीके से ऑपरेशन किया हो रहा है अमेरिका में, केजीबी स्टाइल। अब मैं वो उसकी एक छोटी सी मिसाल बताता हूं। कल आपको पता है इस बात का कि कल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लॉयर थे जूलियानी साहब, कल सुबह 6 बजे उनके घर पे छापा मारा गया। उनके कंप्यूटर और सेल फोन और सब चीज उठा के ले गए, लेकिन एक चीज छोड़ के गए हैं एफबीआई वाले। वो क्या छोड़ के गए हैं? वो हार्ड ड्राइव थी हंटर बाइडेन की कंप्यूटर की, उसको उन्होंने उठाया और वहीं छोड़ के चले गए। अमेरिका इज फेसिंग सो मेनी डिफरेंट इश्यूज इंटरनली, और जिस तरीके से यहां पे हो रहा है, आपको मैंने छोटे से बात बताई, हर शहर जल रहा है। आप ये बताएं, जिस सोसाइटी में एक मूवमेंट चलाई जाए डिफंडिंग पुलिस, कि पुलिस को खत्म कर दिया जाए। आपने शायद देखा, यहां पे 3 कांग्रेस लेडीज हैं जिनको क्वाड कहा जाता है, उनमें से एक ने, रशीदा तालिब ने, ओपनली कहा है कि वी डोंट नीड पुलिस। यहां अमेरिका में पुलिस खत्म कर देनी चाहिए, यहां पे जेलें खत्म कर देनी चाहिए। मैं एक ये फंडामेंट, मैं क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, जिस सोसाइटी में रिस्पेक्ट ऑफ लॉ और जस्टिस नहीं होगा, सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकेगी, सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो अमेरिका ये फेस करेगा या चाइना को फेस करेगा? मैं एक मजे और कुछ थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहूंगा। कल बाइडेन साहब की स्पीच को मेरा एनालिसिस, बीइंग ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कई चीजें, उन्होंने सारी एक सोशलिज्म बेस्ड स्पीच की। उन्होंने कहा कि चाइल्ड केयर फ्री, प्री के फ्री, कम्युनिटी कॉलेज फ्री, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हेल्थ केयर एक्सपेंशन। ये सारा सोशलिज्म, सारा सोशलिस्ट एजेंडा। और किस चीज पे आपने देखा होगा, उन्होंने कहा टैक्सेस, जो 4 लाख से 4 लाख डॉलर साल से ज्यादा पैसे तनख्वाह बनाएगा, उसको टैक्सेस उसको ठोक दिए जाएंगे।
ये सारा चीज, ये सारी सोशलिज्म की। अब मैं आखिरी बात आपके देखने वालों को बताऊंगा। जो मार्केट थेचर थी, उनके एक बड़ी अच्छी सेइंग मुझे ज़हन में आ गई। उन्होंने कहा कि सोशलिज्म सिर्फ उतना अरसा अच्छा लगता है जब तक किसी के पैसे खत्म ना हो जाए। तो ये तो किसी के पैसे पे अय्याशी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो लेकिन ये बताना चाहूंगा कि जो लोग पैसा कमाना जानते हैं, वो पैसे को छुपाना नहीं जानते। दिस इज नॉट हाउ द कंट्री इज रन। ठीक, ऑलराइट। साजिद तारिड़ साहब, एक और बात जो कही गई वो ये कि अब ये इस विड्रॉल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको बहाल किया जाएगा, उस ट्रस्ट को दोबारा से कायम किया जाएगा, ताकि जिस तरह आपने कहा कि बहुत खौफ महसूस ये किया जा रहा है कि इस विड्रॉल के बाद हालात पाकिस्तान और भारत में काफी खराब होने के चांसेस हैं, जिसके बारे में दोनों मुल्क बहुत ज्यादा परेशान हैं कि भाई ये हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये हो जाएगा, जो उन्होंने ये बात की कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम हो जाए, क्या आप क्या देख रहे हैं इस वक्त आगे? मैं इसमें आगे हालात बड़े खराब देख रहा हूँ। तीन इसमें इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से मैं थोड़ी सी चीजें फैक्ट बेस वो मेंशन ये करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हालात इतने खराब हैं कि असद कैसर साहब वहां पे डेलीगेशन लेके गए तो जहाज ही नहीं उतर सका उनका वहां पे। ये आपके ट्रस्ट के हालात अफगानिस्तान के साथ। अब दूसरी साइड पे हालात ये चल रहे हैं कि आप इंडिया के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, बैंकडोर चैनल डिप्लोमेसी पे बातें चल रही है, क्योंकि उसकी वजह ये आपकी अब लकी है पाकिस्तानी। इस वक्त मैं समझता हूं कि बहुत खुशकिस्मत है पाकिस्तान। एक तो अमेरिका अपने इंटरनल इश्यूज में बिजी है, वो डू मोर नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि चाइना को रशिया का प्रेशर है लद्दाख वाली साइड से, इंडिया को प्रेशर है लद्दाख वाली साइड से। इस वजह से वो उनसे बातें कर रहे हैं दुबई में बैठ के, वरना इंडिया बातें नहीं करता, क्योंकि इट इज अगेंस्ट मोदी साहब की जो सियासत है उसके खिलाफ है। उन्होंने सियासत को बिल्कुल इंडिया में रिफॉर्म करके रख दिया है। वो सिर्फ एंगलमान वोट लेते हैं, तो उस कैटेगरी में ही इज टेकिंग अ ह्यूज रिस्क कि पाकिस्तान से बातें करके हालात करना उनको सूट नहीं करता, सियासत उनकी सियासत में सूट नहीं। दूसरा, पाकिस्तान का जो हालात ये है कि पहले आज तक ये समझा जाता था कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट समझती थी कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से फारिग होगा तो उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा। अब वो हालात नहीं रहे मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने हालात जल्दी से जल्दी बेहतर करे अफगानिस्तान की हर पार्टी के साथ, चाहे वो जितने भी ग्रुप है। क्योंकि पिछली दफा भी ये हुआ था, जब अमेरिका ने छोड़ा था वहां पे वैक्यूम आ गया था और उस वैक्यूम में इंटरनल इश्यू शुरू हो गए थे। आज भी वही होगा दोबारा, लेकिन उसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उसने इस पे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। और मैं उसमें एक चीज जरूर कहूंगा अफसोस के साथ कि पाकिस्तान को इस वक्त कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूं कोविड भी इतना बड़ा खतरा नहीं है। नंबर वन इशू इज करप्शन, और दूसरा सबसे बड़ा नेशनलिज्म। ये दोनों चीजों का फुकदान है पाकिस्तान में। पाकिस्तान आपकी स्टैब्लिशमेंट सिर्फ पैसे बनाने में दो नंबरी में लगी हुई है। आपके जो पेशावर सियासतदान है, मैं उनको पेशावर इसलिए कहता हूं कि आपकी दो पार्टियां बड़ी इस वक्त, पीपल्स पार्टी और नून लीग। इनको मैं सियासी पार्टियां इसलिए नहीं कहता क्योंकि इनके अंदर सियासी अमल ही नहीं है। जनरल का बच्चा जो जनरल बन रहा है, हमारे जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं बिलावल साहब, ना उर्दू का पता है ना कल्चर का पता है, इंग्लैंड से आके तो वो सीधे सीट पे बैठ गए। और दूसरी साइड पे हालात ये है कि जुनैद सफदर मरियम साहबा का बच्चा जो है वो भी चीफ मिनिस्ट्री के ख्वाब देख रहा है, उसके लिए भी हल्का ढूंढा जा रहा है। तो ये सियासी लोग नहीं है, ये पेशावर लोग हैं, पेशावर। लेकिन अगर पाकिस्तान में अभी भी, और एस्टेब्लिशमेंट, मैं इनको भी वीक समझता हूं, मैं कसूरवार ठहराता हूं पाकिस्तान के करंट हालात को, आपकी एस्टेब्लिशमेंट को, जो कि अभी भी उनके साथ डील बनाने के लिए तैयार है कि नैब को किस तरह खत्म किया जाए। नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, एनआरओ दिया गया उनको, उनकी डील बनाकर गए। जरदारी साहब दंतनाते फिर रहे हैं, पूरे कराची में लूटमार जारी है, वो एनआरओ का हिस्सा है। तो लेकिन कौन को बता दिया जाता है कि मैं मर जाऊंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ को डिफाइन करें प्लीज, दिस इज नॉट फेयर विद पाकिस्तान। ठीक, साजिद तारिड़ साहब, एक सवाल ये बनता है कि अगर जो इतना अरसा वहां पर इतनी बड़ी तादाद में फौजी रखे गए, अमेरिका ने इतने ट्रूप्स अफगानिस्तान में रखे, और जाहिर है कि आपने जिस तरह कहा कि विड्रॉ तो होना ही होना था, इस वक्त हो गया, अगर अब नहीं होता तो कुछ अरसे के बाद हो जाता। मसला ये है कि क्या अगर इस तरीके से ट्रूप्स ने वापस जाना था और ये डर होना था कि अब वहां पर वही हालात दोबारा से होंगे और रीजन में वही जो दहशतगर्दी है वो बढ़ जाएगी, तो फिर वहां पर ट्रूप्स रखने का आप समझते हैं कि अमेरिका को कोई इसका बेनिफिट हुआ है? देखिए, अमेरिका का वहां अफगानिस्तान में जाना, मैं इसके भी एक तो मैंने आपको ये अर्ज की कि 20 साल के पीरियड में 4 प्रेसिडेंट आए वहां पे, बल्कि 4-5 प्रेसिडेंट आए, और हर प्रेसिडेंट की अपनी प्रायोरिटी थी।
अब यहाँ पे आपने ये भी देखना कि अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है अमेरिका की सियासत में। अब वो और किस तरह चलती है मिलिट्री, इतनी बड़ी आर्मी, इतने 400 आर्मी बेसेस, इतने शिप कैरियर सारे, और फिर रोजगार, पैसा, आर्मामेंट्स, F-16 बनाना, 52 बनाना, इनको बेचना। अब ये देखें कि अमेरिका के लिए वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला दौरा सऊदी अरेबिया का था। आप क्या क्या ख्याल, वहां उमरा करने गए थे? वो नहीं, उन्होंने आते ही बताया था कि मैं $110 बिलियन के वहां पे आर्मामेंट्स बेच के आया। तो आप ये सोचें कि अमेरिका को कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, वॉर की जरूरत होती है अपने मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को एंगेज रखने के लिए। अब वो क्या है, अब अफगानिस्तान से हटेंगे तो दो फ्रंट पहले तैयार है। यूक्रेन इस वक्त गर्म चल रहा है बिल्कुल, दूसरा और कई चीजें गर्म होंगी आगे पीछे, उनमें चलेंगे। और दूसरा मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि अमेरिका हैज कैपेसिटी नाउ कि उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो चुकी है, सैटेलाइट इतने वो आगे जा चुके हैं, और उनकी शिप जो है वो खड़े हैं, और वो इस तरह अबैंडन करके नहीं जाएंगे। उनको दे ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस बिफोर, इस तरह नहीं आएंगे, अपना प्रेशर मेंटेन रखेंगे उस एरिया में। लेकिन और दूसरा ये कि प्रेशर उतना नहीं होगा जिस तरह मैंने आपको बता रहा हूं, कमजोर होगा, क्योंकि एक तो कोविड का इंपैक्ट है, और दूसरा अमेरिका इज नॉट स्टेबल, लीडरशिप नहीं है। जब लीडरशिप इंटरनल चीजों में एंगेज रहेगी, जब अमेरिका के अंदर लीडरशिप की प्रायोरिटी ये है कि किस तरीके से वीड को लीगलाइज मरवाना करना है, किस तरीके से सोशलिज्म को प्रमोट करना है इंटरनली, तो फॉरेन पॉलिसी पे किस तरह तवज्जो देंगे वो। और पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता कि इस तरह का कोई डिसीजन ले जिसमें फंस जाए। ठीक, तो साजिद तार साहब, आपको ये नजर आ रहा है, क्योंकि जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह आपने स्टार्ट में ब्लॉक्स की भी बात की कि जिस तरीके से कि पाकिस्तान उस तरफ और इंडिया उस तरफ, अमेरिका जो है वो अब इंडिया से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान है वो रशिया की तरफ जो है वो लग रहा है कि, तो इस सूरत हाल में आपने ये कहा कि नहीं, इस वक्त जो है लीडरशिप का फुकदान है, आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं, तो क्या जो ये बात कही जा रही है कि जो चाइना है उसको हर सूरत किसी ना किसी तरह सबक सिखाने या टारगेट करने की, ताकि अमेरिका जो है दोबारा से जो है वो बहाल कर सके अपना और ऊपर आ सके, तो आपको कोई जंग के, आपको कोई ऐसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट का कुछ नजर नहीं आ रहा? आप समझते हैं कि अभी इस हालत में नहीं है अमेरिका? अमेरिका के पास, अमेरिकन करंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं है कि वो चाइना को किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज कर सके। उसकी वजह यह है ताइवान, बिल्कुल आप ताइवान की सूरत हाल में आप देख रही हैं, और उन्होंने 9 घंटे अपनी एयर सुपीरियरिटी उस एरिया में रखी चाइना ने। उन्होंने मिसाइल भी मारे, उन्होंने बल्कि शाम को 9 घंटे, दिन में उन्होंने डे लाइट में एक्सरसाइज की, और उसके बाद रात को भी उन्होंने एक्सरसाइज की है वहां पे। और साउथ चाइना सी में जितने उन्होंने वहां पे बैरियर्स बना लिए हैं, बैरकेम बना लिए, चाइना इज फ्लेक्सिंग देयर मसल। लेकिन इसमें यहां पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो आज तक किसी फॉरेन वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं रहा, इस वजह से तरक्की कर गया है। लेकिन अब वो मसल फ्लेक्स करता है, इंडिया के साथ उसने किया है, और उसके बाद सीपैक उन्होंने बनाया है, और उसके बाद ट्रेन बना रहे हैं यूरोप तक, और उसके बाद वो अपना ताइवान और उस रीजन में अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। वो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट देयर एम्बिशन इज, वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अमेरिका डजंट हैव दैट वेल कि उसको करंट एडमिनिस्ट्रेशन, फ्यूचर प्रेसिडेंट को आया वो भी, बल्कि कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ही आएगा, कोई लीडर जिसके पास पॉलिटिकल कैपिटल भी हो, पॉपुलैरिटी भी हो, कोविड भी ना हो, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली भी हो, तो वो ही कर पाएगा। करंट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं यहां तक ये बताना चाहता हूं, अगले दिन मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है कि जो बाइडेन है वो ये समझते हैं कि वो सेकंड टर्म में इलेक्शन जीत भी नहीं सकते, और उनकी सेहत भी नहीं है कि वो दूसरी दफा आ भी सके। बल्कि आपको यहां तक मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऑन ग्राउंड रियलिटी वॉशिंगटन डीसी में ये है कि ये 2020 जो मिड टर्म इलेक्शन होगा उसमें हाउस और सेनेट मेजॉरिटी भी लूज कर जाएंगे। तो ये आप देखें, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है कि अपना सारा सोशलिस्ट एजेंडा, प्रोग्रेसिव एजेंडा 2022 से पहले इन्फोर्स करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हाउस और सेनेट की मेजॉरिटी निकल गई तो लेजिस्लेशन नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप, इनको पता है कि जो बाइडेन साहब जो है वो अगली सेकंड टर्म में भी नहीं आ सकेंगे, इसीलिए वो हर चीज जो है वो जबरदस्ती। अब मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। वॉशिंगटन डीसी को स्टेट हुड का दिया जा रहा है ताकि 2 डेमोक्रेट सेनेटर आ जाएं और कुछ कांग्रेसमैन आ जाएं, इसमें भी रश कर रहे हैं। हर चीज में वो रेस में है, क्योंकि उनके पास इस वक्त तीनों चीजें हैं, हाउस भी है, सेनेट और व्हाइट हाउस है। तो लेकिन 2022 में उनके डाउट्स हैं, और सेकंड टर्म में जो बाइडेन को कंफर्म है, ना उनकी सेहत इजाजत देती है, तो ना उनके पास उनकी पॉपुलैरिटी है।
ठीक। तार साहब, जिस तरह आपने ये सारी हमने इस सिनेरियो पे बात की, तो इंडिया पाकिस्तान की भी हम बात कर रहे थे। एक बहुत अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अब सीज फायर भी हो गया एलओसी पर, और वहां पर एक अच्छी अच्छी यही बात होगी कि दोनों तरफ की जो हुकूमतें वो ये चाह रही हैं कि नहीं, इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। इससे अवाम भी मुश्किल में आते हैं, पैसा भी खर्च होता है, और फिर ये जो जो पीस प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऐसा लग रहा है कि इस मर्तबा कोई अच्छा एक अमल ऐसा आएगा कि शायद दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ अमन और चैन की जो बात हम किया करते हैं, पीसफुल तरीके से रहना सीख लें और आगे बढ़ें। क्या आपको नजर आ रहा है कि ऐसा मुमकिन है, या फिर कुछ ना कुछ जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान ने ट्रेड करने की बात की और फिर खुद से ही यूटर्न लेके उन्होंने कहा जी ट्रेड नहीं करेंगे हम। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? मैं इसमें जो देखता हूं, इसमें पाकिस्तान को कोई कमाल नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, उस एरिया में, उस रीजन में पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी मौजूद ही नहीं है। नंबर वन, पाकिस्तान की जो दुनिया में इस वक्त जो इंपॉर्टेंस है, सिर्फ उसकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से। अब मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में कितना सीरियस है। 5 साल नवाज शरीफ पीरियड में आपका फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ऐसा आया, सियासतदान जो नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, वो फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड ही नहीं। अब इस वक्त इंडिया आपके साथ टेबल में सिर्फ इस वजह से बैठा है, लद्दाख में चाइना के साथ वो एंगेज हुआ है। उनको पता है कि दो फ्रंट पे जंग नहीं लड़ी जा सकती। तीसरी बात बताना चाहूंगा आपको कि मोदी साहब ने, उन्होंने भी डेमोक्रेसी को ऐसा ऐसा टच दिया है, और जिस तरीके से वो एक डिक्टेटर बन के इंडिया चला रहे हैं, वो भी रिमार्केबल है। ये भी फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जमहूरियत इस वक्त जो है वो फेलिंग पीपल। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जमहूरियत में इलेक्शन जीतने के लिए जंग का सहारा लिया है, और एक बंदा वहां पे ड्राइविंग सीट पे ऐसा बैठा हो जिसने पिछली दफा इलेक्शन जीतने के लिए, और उसके मैंडेट का हिस्सा है कि हेटरेट टुवर्ड मुस्लिम, इस्लाम के साथ, इसको प्रमोट करके वो इलेक्शन जीतता है। वो आपके ख्याल आपके साथ अच्छे रिलेशन रखेगा? नहीं, वो सिर्फ मजबूरी के साथ आपके साथ बैठे हैं। उसमें आपका भी कोई कमाल नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के हालात ये हैं जो इंटरनली, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, वो ये है कि आपकी सारी आधी कैबिनेट तो आपकी अमेरिकन सिटीजन, सारे अमेरिका से, और उनके उनके किसी के कोई क्रेडेंशियल्स नहीं, कोई उनके तालीम नहीं है जो पीएचडी या टेक्नोक्रेट हो, नहीं। उनकी सिर्फ ये सलाहियत है कि वो अमेरिका में, लंदन में इन सियासतदानों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं, डिनर पकाते हैं इनका, बस। ये इस दौर में भी इसी तरह रहा है, नवाज शरीफ दौर में भी इस तरह रहा है, पीपल्स पार्टी दौर में भी इस तरह है, और आज भी यही है। इनमें से एक भी आप ये बताएं, पूरे मुल्क को बताया जा रहा है कि चाइना चाइना चाइना, हमारी तो दोस्ती हिमालय से ऊपर, और खुदा का नाम है, अपने करप्शन के पैसे बीजिंग में रख के देखो। फिर आप दुबई में और लंदन की प्रॉपर्टियां क्यों लेते हो? फिर अपने बच्चे यहां पढ़ाते हो, बच्चे बीजिंग क्यों नहीं भेजते आप? पाकिस्तान जो आप सारा कुछ दे रहे हो, आपके हर शहर में इस वक्त बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें बन चुकी हैं, आपके हर बड़े शहर में चाइनीज जबान सीखने के लिए जा रहा है, आपकी कुछ 4-5 हजार लड़कियां चाइनीज खरीद के लिए जा चुके हैं। आप सारा टर्न आप कट्टे हैं कुछ साइड पे। मैं नहीं कहता नहीं होना चाहिए, आपके फायदे हैं, ठीक है, आप करें, लेकिन खुदारा वो भैंस को तो छोड़ देना। फिर अपने बच्चे आप पढ़ाएं न्यूयॉर्क में, लंदन में, और प्रॉपर्टियां रखें दुबई में, और कौम को कहें कि चाइना के साथ हमने एंगेज रहना। ये नाइंसाफी, ये नाइंसाफी। और मैं जिस तरीके से आपको बताया है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये चल रहे हैं कि कुछ शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता, तो वो आपके कल्चर में घुस चुकी है करप्शन, आपके बोन मैरो में घुस चुकी करप्शन। तो आपको फॉरेन पॉलिसी की जरूरत क्या है? मैं हैरान हूं कि खान साहब किस तरीके से, अगले दिन अल्लाह ताला माफी दे, करंट सिचुएशन पे खान साहब कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन छोड़ जाएगी, हमें फ्रांस छोड़ जाएगा। आप पहले वहां एक्सपोर्ट क्या करते हैं? मुझे कोई गाइड करे। मैं बड़े अरसे से, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मैं 35-36 साल से यहां बैठा हूं। आपके आम यहां अमेरिका नहीं आ सकते। आप कौन सी प्रोडक्ट, आपकी बिजली तो मिलती नहीं है। आपके अभी तक तो पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज थी, मैन्युफैक्चर आपने क्या करना है? एक्सपोर्ट क्या करेंगे? आज भी आपकी बिजली इतनी महंगी है कि आपकी सारी कैटल इंडस्ट्री तो बांग्लादेश जा चुकी है। तो कौन को ये लॉलीपॉप देना, एक तरफ रियासत मदीना करना, फिर सियासी पार्टी, मैं अब सियासी पार्टी पे, मैं हालांकि इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन, लेकिन मैं टच जरूर करना चाहूंगा कि इन्होंने तहरीके लबैक पाकिस्तान को बैन कर दिया, दहशत गर्दी थी। आप मुझे ये बताएं कि जब बेनजीर साहबा कत्ल हुई थी तो 23 स्टेशन जो थे सिंध के अंदर जला दिए गए थे। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन अल जुल्फकार थी, वो जहाज पीआईए का हुआ करती, उनको बैन क्यों नहीं किया गया? जब आपके पीएनए की आपकी तहरीक चली थी, उसमें 300 बंदा मरा था, उसमें कई पुलिस वाले थे, 9 पार्टियां उसमें शामिल थी, उनको बैन क्यों नहीं किया गया? तो ये पाकिस्तान एक मजाक बन रहा है, मजाक बन चुका है। लोग दे रहे, योर नॉन सीरियसनेस उसकी इंतहा हो चुकी है। मैं समझता था, मैं खुद समझता था कि
कि लोग सड़कों पे निकले तब्दीली का नारा लगा के। बच्चे जो इस वक्त देखें, खान साहब के पीटीआई के सपोर्टर कौन है? तालीम याफ्ता बेरोजगार लड़के बच्चियां जिनके पास तालीम है लेकिन बेरोजगार है। उन्होंने तब्दीली का नारा देख के आए लगा, उनको भी मायूस किया गया। एक सिंगल अचीवमेंट नहीं है खान साहब की। मैं खुद उन लोगों में शामिल हूं जो खान साहब के लिए दुआएं मांगता रहा हूं। वजह यह थी, मैं कहता था क्लीन स्लेट लेके आ रहे हैं, पढ़ा लिखा बंदा है, बाहर का एक्सपोजर, लेकिन वो भी अपने साथ, वो मुगल बादशाह बन गए, वो भी अपने साथ अदालत ले 100 वजीर, मुझे ये बताया 100 ऑलमोस्ट 100 लोगों की कैबिनेट उनकी। वजीर आजम हाउस कहते थे नहीं करना, उनके साथ अमीर लोगों के बच्चे हैं जिनको सियासत सिखा रहे हैं सारा दिन बैठ के। इस तरह ये दिस इज व्हाट द नेशनलिज्म इज, दिस इज रियासत मदीना इस तरह होती है। मैं यकीन करें, मेरी पेन इसलिए है कि मेरी मदरलैंड अमेरिका इज माई होमलैंड, पाकिस्तान इज माई। मेरी मां को जब भी छेड़ेंगे, आप मिस ट्रीट कर रहे हैं 73 साल से, दुख तो होगा मुझे, तो वही दुख है, वही कुर्ब है मेरा। मैं वही, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम इस तरह, और यार दुख होता है कि आपसे श्रीलंका भी आगे चला गया, बांग्लादेश भी आगे चला गया, और आपको ऐसा रिवर्स गियर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सब आगे चले गए सर, सब आगे चले गए। नहीं, अब सीरियस कब होंगे? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है मेरा। अब देखिए, मैं नाउज बिल्ला, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान से नफरत नहीं कर सकता कभी भी, इसका पॉसिबल। मैं अपने मजहब से, अपनी कौम से, अपने मुल्क से नफरत नहीं कर सकता, लेकिन दुख का इजहार जरूर करूंगा कि 73 साल से इस मुल्क को, मेरी मां को लूटा जा रहा है, इसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। और नेशनलिज्म, मुझे शौक है कि मुझे आपका कोई लीडर या कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट का बंदा ही नजर आ जाए जो कहे कि पाकिस्तान फंस गया, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा, मैं मरूंगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पर नहीं। किसी ने बस दिहाड़ियां लगाओ, लूटो मारो, दुबई चले जाओ, बस लंदन चले जाओ, यहां आ जाओ। मुझे ये, मैं कल एक जगह पे मुझे किसी ने बताया, यह 18 ग्रेड का बंदा है, 18वें ग्रेड का मुलाजिम है पाकिस्तान, उसका बच्चा जायटों में पढ़ रहा है, $1 लाख साल का खर्चा है उसका। मेरे समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान। मैंने आपको बता जो दिया कि करप्शन आपके बोन मैरो में चली गई, नौज बिल्ला। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया साजिद तारिर साहब, बड़े आपने भरपूर तजिया किया, और अफगानिस्तान के हवाले से जो है हमने बात की, भारत और पाकिस्तान के हवाले से बात की, इस रीजन के हवाले से बात की। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अपना टाइम दिया हमें। आइंदा भी जो है, क्योंकि जाहिर है कि अब ये हालात तो ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, तो जो भी अमेरिका के हवाले से या इस सिचुएशन में जो भी चीज कोई नई डेवलपमेंट सामने आती है, तो जरूर आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।